अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 39 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। इतनी देर में जैसे ही फ़ाखिर आता है तो वो उसे कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। फ़ाखिर उसे कहता है तो तुम कमरे में क्यों बंद हो, तुम्हें बाहर जाके खाना खा लेना चाहिए था। लेकिन एनी कहती है कि मैं किसी का भी सामना नहीं कर सकती, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मुजरिम बन गई हूँ, मैं कैसे उनके सवालात का जवाब दूँगी, मैं तो अपना खुद का सामना भी नहीं कर पा रही। फ़ाखिर उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए और कब तक तुम कमरे में बंद रहोगे। तो एनी कहती है कि तुमने एक दफ़ा भी तुम्हारे जहन में मेरे बारे में कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया। फ़ाखिर कहता है कि नहीं, मुझे वो थप्पड़ याद आ गया था और मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं हो। यहाँ पर जैसे ही वो किचन में जाती है एनी तभी स्मीना को कहती है कि बड़ी अम्मी आप मुझे बोतलों का बता दें, मैं भर देती हूँ और खाने में क्या पकाना है रात को। लेकिन स्मीना कहती है कि मैं खुद सारा काम कर लूँगी। आयशा भी उससे इशारा करती है कि कोई ज़रूरत नहीं बार बार पूछने की। स्मीना चली जाती है तो आयशा कहती है कि इनका खामखा मुंह बना हुआ है, तुम टेंशन ना लो, मैं कर लूँगी सब कुछ, तुम चली जाओ। तो वह कहती है चले ठीक है। यहाँ पर राहिला अपनी बहन को कॉल करती है और कहती है कि शुक्र है तुम्हें भी बहन की याद आई। आलिया कहती है कि क्या करूँ बाजी, आपको तो पता ही है मेरी सास के इतने ज़्यादा काम होते हैं, सारा दिन सिर्फ उसी में ही बिज़ी रहती हूँ। आप बताएं आपके बारे में क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि मेरे तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात है, कोई भी मुझे मुँह नहीं लगाता, बस कमरे में बैठी रहती हूँ, खाना तक नहीं खाने देते मुझे। जब भी मौका मिला मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन आलिया उसे समझाती है कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सबके दिलों में जगह बनानी चाहिए, ख़ासतौर पे अपनी सास के दिल में। यहाँ पर जैसे ही फराज 2 दिन के बाद घर आता है, साइका उस पर बोलने लग जाती है कि आप कहाँ थे, आपने मुझे बताया तक नहीं, हद करते हैं आप, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे हक़ बनता है कि मैं आपसे पूछूँ। फराज कहता है कि मेरा दिमाग ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें बताने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर फ़ाखिर और रानी बाहर खाना खाने जा रहे होते हैं, तभी समीना उन्हें रोकती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो, मुझे बताया तक नहीं। एनी फ़ाखिर को कहती है कि तुमने बताया नहीं बड़ी अम्मी को। तो वो कहता है कि मेरे जहन से निकल गया था, हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे। समीना कहती है कि ये क्या बात हुई, आप तुम दोनों खुद ही हर फैसला करने लग गए हो, घर के इतने ही बड़े हो गए, बता नहीं सकते थे, वैसे भी खाना तैयार ही है। इतनी देर में आयशा बोल उठती है कि खैर है भाभी जाने दे, वैसे भी आप भी तो हमेशा भाई साहब से शिकायत करती थी कि वो आपको नहीं लेके जाते, बच्चों के दिन इन्हें एंजॉय करने दे। समीना कहती है मैंने कभी इन्हें मना किया है, लेकिन फिर भी कुछ घरों के असूल होते हैं, वो इन्हें पूरे करने चाहिए, बता के चले जाते तो कौन सा कुछ हो जाना था। आयशा चुप हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही फ़ाखिर और रानी बाहर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और दोनों एक साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। राहिला जब रात को सो रही होती है तो उसे एकदम प्यास लगती है, तो वो हबीब को कहती है कि आपने कमरे में पानी तक नहीं रखा। वो उससे बात कर ही रही होती है कि देखती है कि हबीब सोया हुआ है, तो वो खुद ही उठती है और पानी लेके जाने लगती है। दूसरी तरफ अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। यहाँ पर राहिला जैसे पानी भर रही होती है तो उसे अम्मा की आवाज़ें आने लग जाती है। वो देखती है कि क्या हो गया है। अम्मा अपनी दवाई पकड़ी होती है कि उनकी दवाई उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। इतनी देर में राहिला भी पहुँच जाती है। पहले तो वो पानी और दवाई देने लगती है, फिर सोचती है कि नहीं इन्हें मुझे नहीं देनी चाहिए, और वह दवाई भी बेड के नीचे कर देती है और उन्हें मरता हुआ छोड़ देती है और ख़ुद कमरे में आ जाती है। जैसे ही कमरे में आती है तो उस पर खौफ तारी हो जाता है। वो दोबारा वहाँ पर जाती है देखने के लिए कि चलो दे ही देती हूँ। इतनी देर में देखती है कि वो फोत हो चुकी होती हैं। कमरे में आती है तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है और किसी तरह अपने आप को संभालती है और सोने लग जाती है। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता होता। सुबह जब समीना उठती है तो वो अम्मा को उठाती है नमाज के लिए और कहती है कि उठ जाए, लेकिन देखती है कि ये उठ ही नहीं रही। वो घबरा जाती है और सारे घर वालों को आवाज़ें देती है और सबको इकट्ठा कर लेती है। जब सब आ जाते हैं तो देखते हैं कि अम्मा बिल्कुल भी हिल नहीं रही, तो एम्बुलेंस बुलाते हैं। हबीब जब डॉक्टर के पास जाता है तो कहता है कि कैसी है अम्मा, आप ठीक तो हो जाएंगी ना। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनकी डेथ तो 6-7 घंटे पहले ही हो गई है, अगर इन्हें गोली मिल जाती तो शायद ये जी लेती, लेकिन इन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ है। जैसे ही ये बात हबीब को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी फराज उसे दिलासा देता और कहता है कि तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, बाकी सबको भी हिम्मत दो। यहाँ पर राहिला आती है अम्मा के कमरे में और वो दवाइयाँ पकड़ती है बेड के नीचे से जो उसने रात को रखी होती हैं और रख देती है साइड के टेबल पे, और हबीब को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आवाज़ों का शोर आ रहा था, मेरी आँख नहीं खुली, अम्मा ठीक तो है ना, मैं हॉस्पिटल में आ जाऊँ अगर आप कहते हैं तो। हबीब उसे बताता है कि अम्मा नहीं रही हैं, उनकी डेथ हो गई है। तब वो नाटक करने लग जाती है कि मेरी तो वो सास नहीं बल्कि माँ थी। खैर हबीब कहता है कि हम लोग उन्हें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सदमे में हो जाता है। जैसे ही ये बात फैमी को भी पता लगती है और बाकी घर वालों को उन पर क़यामत टूट पड़ती
जाती है। सब बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं आता कि अम्मा उन्हें छोड़कर चली गई है। फहमी और साइका की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही होती है। जब अम्मा को दफना वगैरह करके आ जाते हैं तो एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि दादी मुझसे नाराज़ होकर गई हैं, आज तक वो मुझसे नाराज़ नहीं हुई। फ़ाखिर उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान ना हो, तुम्हें तो पता ही है। लेकिन वो कहती है कि मेरे जहन से ये बात नहीं निकली है, अब पहले बड़े पापा चले गए, अब दादी भी चली गई, अब इस घर में भी बड़ा नहीं रहा, सब अपनी मर्जियाँ करेंगे, ये घर में बहुत लड़ाइयाँ होंगी। लेकिन फ़ाखिर कहता है कि तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी आज तक हमने हालात का मुकाबला किया ही है, आगे भी कर लेंगे, तुम परेशान ना हो। अगर तुम्हें इतनी ही है तो तुम दादी के सारे कपड़े वगैरह हम किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे ताकि उनके लिए सवाब हो। यहाँ पर इब्रार आता है तो हबीब उसे कहता है कि तुमने काफ़ी देर बाद चक्कर लगाया है। तो वो कहता है कि हाँ, ज़हीर भाई की मौत का भी मुझे पता लगा, तब मैं मुल्क में नहीं था इसलिए, और अब अम्मा की मौत का पता लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे कुछ काम था इसीलिए। वो फ़ाखिर और समीना भाभी को बुलाता है। तभी हबीब कहता है कि खैर तो है ना। इतनी देर में फ़ाखिर समीना के पास जाता है और बताता है कि इब्रार अंकल आए हैं और फाइल्स वगैरह भी कुछ लाए हैं। तो समीना कहती है अच्छा मैं आ जाती हूँ। यहाँ पर एनी अम्मा के सारे कपड़े वगैरह तय कर रही होती है और देने जा रही होती है। इतनी देर में साइका आ जाती है और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो और किससे पूछ के कर रही हो। तो वो कह देती है कि मैंने और फ़ाखिर ने डिसाइड किया था, लेकिन वो उन पर चिल्लाने लग जाती है कि घर में अभी बड़े मौजूद है, तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था, खुद ही सब फैसले नहीं कर लेने चाहिए थे। आनी खामोश हो जाती है। यहाँ पर एमन कॉल करती है हमज़ा को और वो कहती है कि आप पढ़ाने आ जाए, लेकिन वो कहता है कि आपकी अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। वो कहती है कि मैंने बात कर ली है, आप मुझे पढ़ाने आ जाए। हमज़ा आने से पहले सब कुछ क्लियर कर देता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पढ़ाने ही आऊँगा और कुछ भी ऐसा वैसा ना सोचना। यहाँ पर समीना और फ़ाखिर जैसे ही आ जाते हैं तो समीना को याद आता है कि अम्मा ने कहा था कि ये मैं सारी प्रॉपर्टी फ़ाखिर के हाथ कर रही हूँ और इसकी सरबराह तुम होगी। इतनी देर में जब वो इब्रार से बात करती है तो वो उसे कहता है कि ये फाइल्स वगैरह और सारी प्रॉपर्टी फ़ाखिर के नाम हो गई है। हबीब समीना से कहता है कि क्या भाभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता था, अभी तो फ़ाखिर इतना छोटा है। तो समीना कह देती है कि तुम तो ऐसे कर रहे हो, वैसे भी जो हकदार है उसे उसका हक मिल रहा है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हबीब को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब्रार फ़ाखिर और समीना के दस्तखत वगैरह प्रॉपर्टी पे करवा लेता है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।